बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम 1349 कोड की जो बुक है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैथमेटिक्स इसको हम स्टार्ट करेंगे। आज से ऑनवर्ड हम इस बुक के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, मतलब हम इसके हर यूनिट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस बुक को स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि थ्रू आउट द बुक इस पूरी किताब को पढ़ते हुए आपको हमेशा ज़हन में रहनी चाहिए। अब ज़ाहिर बात है, ये मैथमेटिक्स है, ये याद करने से नहीं आती, इसे आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी फोकस किया, थोड़ा बहुत इसको समझ लिया तो ये आपके लिए एक गेम होगी। लेकिन अगर आपने इसको रट्टे मारने की कोशिश की तो फिर ये आपके लिए अज़ाब है। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि उनको इतनी मैथमेटिक्स मुश्किल लगती है ना, वो कहते हैं कि ये तो ज़िंदगी में होनी ही नहीं चाहिए। तो असल वजह यही होती है कि वो इसको समझने की कोशिश नहीं करते, वो इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो याद करने से मैथमेटिक्स कभी भी नहीं आती। तो इसलिए इन लेक्चर्स को आपने अच्छे से फॉलो करना है, लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से समझना है और उसके बाद आपने एंड पे उसकी प्रैक्टिस लाज़मी करनी है। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आपने आज तक कभी भी मैथमेटिक्स को हाथ भी नहीं ना लगाया तो फिर भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आप ना सिर्फ इसमें पास हो सकते हैं बल्कि बहुत अच्छे ग्रेड्स भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको रट्टा नहीं लगाना, इसका एक एक टॉपिक आपने समझना है और मैं आपको इस तरह बेसिक से समझाऊंगा ना कि आपको समझ भी आएगी और कभी भूलेगी भी नहीं। और दूसरी बात जो इंतहाई इम्पोर्टेंट वो ये है कि ये बेसिक मैथमेटिक्स है, यही एडवांस लेवल तक चलेगी। आपने जिस लेवल तक पढ़ना है ना, आपने एमफिल पीएचडी करनी है, तो मैथमेटिक्स जो होगी वो यही आपको काम देगी, क्योंकि बेसिक चीज़ें यही होंगी, आगे एडवांस लेवल पर थोड़ी एक्सपेंड होती जाएंगी। या अगर आपने पढ़ना नहीं है, किसी जॉब में जाना है, किसी टेस्ट इंटरव्यू में आप जाते हैं, तो यही मैथमेटिक्स होगी जो आपके टेस्ट में, आपके इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगी। आप अब्रॉड स्टडी वीज़ा पर अप्लाई करते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, किसी किस्म का भी टेस्ट जिसमें मैथमेटिक्स सेक्शन होगा, ये अगर बुक आपने पढ़ ली तो इंशाल्लाह आप उसको कवर कर पाएंगे। बस ये दो बातों का आपने ख्याल रखना है। एक ये है कि इस बुक की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, और दूसरी बात ये है कि ये रट्टा लगाने से आपको नहीं आएगी, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब हम प्रॉपर्ली अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बुक का जो कंटेंट है, यूनिट 1 जो है, इसके टोटल 9 यूनिट्स हैं। बिजनेस अर्थमेटिक है, इसका पोर्शन 1 है, फिर यूनिट 2 के अंदर इसका सेकंड पोर्शन है। इसी तरह मैथमेटिक्स फाइनेंस के 2 पोर्शन है, फिर इक्वेशंस आ जाती हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, सिमल्टेनियस, फिर फंक्शंस और ग्राफ्स हैं, और मैट्रिक्स अलजेब्रा के 2 सेक्शंस उसने बना दिए हैं, और इसके बाद बाइनरी नंबर्स और ऑपरेशंस हैं। हम वन बाय वन हर एक यूनिट को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। इंतहाई आसान है, थोड़ा सा बस आपने फोकस करना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, बिजनेस अर्थमेटिक 1। बिजनेस अर्थमेटिक 1 का अगर हम कंटेंट देखें तो इसमें एक रेशियो है, दूसरा है प्रोपोर्शन, और थर्ड नंबर पर है परसेंटेज। 3 टॉपिक्स हैं और इंतहाई बेसिक टॉपिक्स हैं। डेली लाइफ के अंदर हर वक्त आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ें आप हर वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई कॉरपोरेशन है, कोई आपकी फ़र्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इस तरह का कोई कोई किसी किस्म का छोटा-मोटा कारोबार है, तो उसमें तो ज़ाहिर बात है ये काम आते ही होंगे। लेकिन आपकी डेली लाइफ में आप बिल्कुल एक नॉर्मल नेचुरल पर्सन हैं, किसी किस्म का आपका कोई कारोबार नहीं है, कोई जॉब नहीं है, फिर भी ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रही होती हैं। अब कैसे हो रही होती हैं वो हम आहिस्ता-आहिस्ता साथ-साथ जो है ना वो डिस्कस करते जाएँगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, रेशो। व्हाट इज़ रेशो? रेशो क्या होती है? उर्दू के अंदर इसको निस्बत बोलते हैं। ठीक है, उर्दू में अगर लिखा हो तो निस्बत लिखा होता है, इंग्लिश में हम रेशो बोलते हैं। रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप हाउ वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। रेशियो क्या है? एक रिलेशनशिप है, एक ताल्लुक है बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो मिकदारों के दरमियान, दो क्वांटिटीज के दरमियान एक रिलेशनशिप को हम रेशियो बोलते हैं। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं, रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज, और वो दोनों क्वांटिटीज सिमिलर होनी चाहिए, and both these quantities are same या having same units. For example, if x and y are two quantities, वो कहता है मिसाल के तौर पर अगर एक क्वांटिटी हम कहते हैं x है और दूसरी क्वांटिटी y है, both are in the same unit, और दोनों का यूनिट भी सेम होना चाहिए। We need to compare these two quantities. We can write x over y, और इसको हम पढ़ते हैं x रेशियो y। x ओवर y लिखा हो, यानी ये जो हम इस तरह लिखते हैं x ओवर y, ये भी रेशियो होती है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं x रेशियो y। ये जो कॉलन की सिंबल है ना,
ये भी रेशियो को रिप्रेजेंट करती है। और हम पढ़ेंगे एक्स रेशियो वाई, यानी पहली क्वांटिटी रेशियो दूसरी क्वांटिटी। तो ये हमें दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप, उनका ताल्लुक बताती है। और क्वांटिटीज जो है वो सिमिलर होनी चाहिए, यानी सेम यूनिट होना चाहिए। रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द कंट्रास्ट ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज दैट हैव द सेम यूनिट। वही बात आ गई, मतलब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही समझा रहा है कि रेशियो क्या है, वो रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज। अच्छा, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज भी हो सकती हैं, लेकिन दो तो कम से कम लाजमी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब एक क्वांटिटी का हम दूसरी से ही रिलेशन लेंगे ना, एक क्वांटिटी का तो कोई ताल्लुक ही नहीं ना बनेगा। तो कम से कम दो होनी चाहिए, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, उनका आपस में रिलेशन। और उन क्वांटिटीज़, शर्त ये है कि उनका यूनिट सेम होना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर, और ये हमेशा एक नंबर होगा। इट इज़ फ्री फ्रॉम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट इसका नहीं होगा, क्योंकि इस क्वांटिटी का भी वही यूनिट होगा, इसका भी वही यूनिट होगा, तो यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। इन रेशियो सम ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज इक्वल टू वन। रेशियो इज बेसिकली अ कंपैरिजन। वो बातें सारी ऊपर हो चुकी हैं कि रेशियो जो है ना, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, मतलब दो क्वांटिटीज का मुवाजना करते हैं कि ये क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड कैसे हैं, एक दूसरे से इनका ताल्लुक कैसे है। इट इज डिनोटेड बाय, ये इसकी सिंबल है, ये जो कॉलन है ना, ये इसकी सिंबल है, रेशो की अलामत है ये। सिंबॉलिकली रेशो बिटवीन टू क्वांटिटीज कैन बी रिटन एज एक्स रेशो वाई। तो हम अलामती तौर पर इस तरह लिखते हैं रेशो, दो क्वांटिटीज यानी पहली क्वांटिटी फिर दूसरी, दरमियान में हम कॉलन लगाते हैं जो कि रेशो को रिप्रेजेंट करता है। और इसको पढ़ते कैसे हैं, रेड एज एक्स रेशो वाई। ठीक है जी। अब इसमें से आपने जो चीज़ याद रखनी है, आपने ये याद रखना है कि रेशो क्या होती है। व्हाट इज रेशो? रेशो इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट। ठीक है, सेम यूनिट वाली दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप है। और दूसरी बात आपने याद रखनी है, इट इज डिनोटेड एज कॉलन। ये कॉलन जो है ना, इससे ये डिनोट की जाती है। और अगर हमारे पास एक क्वांटिटी एक्स हो दूसरी वाई हो, तो उनके दरमियान जो रिलेशन है वो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एक्स रेशो वाई। और उसको पढ़ेंगे कैसे, इट कैन बी रेड एज एक्स रेशो वाई। बस ये पॉइंट्स आपने इसमें से याद रखने हैं। इन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा अपनी नीट कॉपी पर, इसको सेव कर लीजिएगा कि ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं इसमें। बाकी मैंने पहले आपको बता दिया है, फजूलियात को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वर्ड में ये याद रखें कि रेशो क्या है, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ जिनके सेम यूनिट हों, उनके दरमियान एक ताल्लुक का नाम है, बस। अब इसको अपनी वर्डिंग के अंदर आप इसको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, ये ताल्लुक है, इट इज़ अ रिलेशनशिप, किसका, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का, बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज़। कौन सी क्वांटिटीज़, जिनका सेम यूनिट हो, हैविंग सेम यूनिट, बस ये डेफिनेशन होगी। और ये इसकी सिंबल है, वो आपने याद रख लेनी है। और इसको पढ़ना कैसे है, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में लिख कर उसको पढ़ना है, पहली क्वांटिटी रेशो दूसरी क्वांटिटी, बस ये। इसके बाद इसकी एक टर्म है कंटिन्यूड रेशो, यानी रेशो की ही एक टाइप है, रेशो ऑफ थ्री क्वांटिटीज़ सच एज ए रेशो बी रेशो सी। अच्छा, अब तीन क्वांटिटीज आ जाएं, इज नोन एज कंटिन्यूड रेशो इफ द रेशो ऑफ ए रेशो बी एंड बी रेशो सी इज गिवन। वो कहता है कि तीन क्वांटिटीज की रेशो को हम कंटिन्यूड रेशो बोलेंगे अगर अगर हमें पहली दो क्वांटिटीज और आखिरी दो क्वांटिटीज जो हैं इनकी अलग अलग रेशो गिवन हो, यानी दी हुई हो। मतलब ए रेशो बी भी हमारे पास हो और दूसरी रेशो बी रेशो सी भी हमारे पास हो। मतलब ये जो टर्म है ना, इसकी सेकंड और इसकी फर्स्ट, ये दोनों आपस में कॉमन हो, तो हम इसको कंटिन्यूड रेशो लिख सकते हैं। इस रेशो को हम तोड़कर ए रेशो बी रेशो सी, यानी जो कॉमन है उसको हम एक दफा लिख सकते हैं, तो इसको हम कंटिन्यूड रेशो बोलते हैं, सिंपल। टू कैलकुलेट द कंटिन्यूड रेशो देयर मस्ट बी वन सिमिलर एलिमेंट इन बोथ क्वांटिटीज। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक क्वांटिटी इनमें सिमिलर होनी चाहिए, तो ये बी सिमिलर है, ठीक है ना। इफ देयर इज नो सिमिलर एलिमेंट इन बोथ क्वांटिटीज देन वी मेक इट सिमिलर बाय मल्टीप्लाइंग बोथ क्वांटिटीज विद डिफरेंट टू मेक सम कॉमन एलिमेंट इन बोथ क्वांटिटीज टू गेट द रिजल्ट। अच्छा, ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जब हम करेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें बताव ये रहा है कि अगर इनमें कोई सिमिलर ना हो, तीनों में कोई एक क्वांटिटी सिमिलर ना हो इन चारों में, तो फिर कोई सी दो को हमें सिमिलर बनाना पड़ेगा। हम खुद से कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करके दो चीज़ें आपस में सिमिलर बनाएंगे, तब हम इसको कंटिन्यूड रेशो में लेकर जाएंगे। तो वो जब हम लेकर जाएंगे तो हमें क्लियर समझ आ जाएगी। फिलहाल आप इतना याद रखें कि अगर तीन क्वांटिटीज़ हों और उनकी ये रेशो दी हो, पहली दो की और आखिरी दो की,
और कोई एक उनमें कॉमन हो तो फिर उसको हम कंटिन्यूड रेशो के अंदर लिख सकते हैं, इस तरह ए रेशो बी रेशो सी। अच्छा जी, एग्जाम्पल वो दे रहा है 1, वो कंटिन्यूड रेशो से स्टार्ट कर रहा है, वैसे उसको रेशो से स्टार्ट करना चाहिए था। चलें, ये छोटी सी एग्जाम्पल है, बड़ी आसान है। ए रेशो बी रेशो सी कंटिन्यूड रेशो के अंदर आप लिखें, या दूसरे लफ्जों में कंटिन्यूड रेशो मालूम करें। अच्छा, ए रेशो बी उसने दी है, ये है 5:6, और बी रेशो सी दी है 6:7। अब देखें, ये जो बी वाली है ना, ये 5 है, ए रेशो बी सॉरी ए 5 है और बी की जगह पे 6 है, और बी रेशो सी, यहाँ पे बी की जगह पे 6 है और सी की जगह पे 7 है। अब देखिए, बी कॉमन है, यहाँ पे भी बी 6 है और यहाँ पे भी बी 6 है, दोनों में कॉमन है, तो हम इसको कंटिन्यूड रेशियो में लिख सकते हैं। वी कैन सी दैट इन द गिवन प्रॉब्लम द कॉमन क्वांटिटी इज बी। बी जो है कॉमन है, तो फिर हम कैसे लिखेंगे ए रेशो बी रेशो सी को? ए के नीचे हम 5 लिखेंगे, क्योंकि ये वाली रेशियो जो है ना, ये देखें ना, अगर मैं इसको ए ओवर बी लिख लूँ, ए रेशियो बी लिख लूँ या ए ओवर बी लिख लूँ, एक ही बात है, इक्वल टू 5/6। 5:6 को 5/6 लिख लूंगा, तो ए जो है ना वो 5 है और बी क्या है, वो 6 है। ए ओवर बी इज इक्वल टू 5/6, यानी ए की जगह पे 5 है तो ए इज इक्वल टू 5, और बी की जगह पे 6 है तो बी इज इक्वल टू 6। ए के नीचे मैं 5 लिखूंगा, बी के नीचे 6 लिखूंगा। ये पहली रेशो होगी कंप्लीट। अब मैं दूसरी रेशो रेशो जो है वो दूसरी लाइन के अंदर लिखूंगा, ठीक है, ये ख्याल रखना है। अब दूसरी रेशो बी से स्टार्ट हो रही है, तो बी के नीचे मैं 6 लिखूंगा, और आगे सी 7 है तो सी के नीचे मैं 7 लिखूंगा। अब कंबाइंड रेशो जब मैं इसकी कंटिन्यूड रेशो लिखूंगा, तो ये 5 ऐसे ही आ जाएगा। ये 6 जो है ये कॉमन है, तो ये एक दफा आएगा, ठीक है। ये 6 6 12 नहीं, इसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है। सिंपल, आपने ये कॉमन है ना दोनों में, तो ये एक ही दफा लिख लेना है, और सी 7 है तो 7 लिख लेना बस। तो ए रेशो बी रेशो सी, ये क्या हमारे पास आ गई, 5:6:7, 5:6:7, यानी ए 5 है, बी 6 है और सी 7 है। ये कंटिन्यूड रेशो आ गई। इसके बाद रेशो से ही एक छोटा सा टॉपिक है, रेट। रेट क्या होता है? द ओनली डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड रेट इज दैट रेट इज नॉट फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। रेट जो है ना, हमने ऊपर पढ़ा कि रेशियो जो है वो यूनिट लेस होती है, वो फ्री फ्रॉम यूनिट होती है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। वो कह रहा है कि रेशियो और रेट के अंदर सिर्फ एक फ़र्क है कि रेट जो है ये फ्री फ्रॉम यूनिट नहीं होता, इसका यूनिट होता है, ये यूनिट लेस नहीं होता। रेशियो विदाउट यूनिट होती है, रेट जो है इसका यूनिट होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कहता है कि अगर एक्स और वाई दो क्वांटिटीज हैं, आर टू यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन, या क्वांटिटीज यहाँ पे लिख लें, क्वांटिटीज एंड बोथ हैव द डिफरेंट यूनिट्स। वो कहता है कि अगर इन दोनों के यूनिट्स डिफरेंट हैं, सेम नहीं हैं, हैव नॉट सेम यूनिट्स, देन द रेशियो, फिर इनकी हम जब रेशियो लिखेंगे ए ओवर बी इज नोन एज रेट, तो वो रेट होगा, क्योंकि उसके यूनिट्स कैंसिल नहीं होंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक रेशियो की एक मैं मिसाल देता हूँ। मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक है 5 kg और दूसरी है 4 kg। अब ये मैं क्या कहूँगा, ये रेशियो है, इसको 5 kg ओवर 4 kg जब मैं इस तरह लिखूंगा, तो ये केजी केजी से कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगी, 5/4। तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी आ गई है, इसका यूनिट नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है, रेशियो है। लेकिन इसके बरअक्स अगर मैं आपको रेट की एग्जांपल दूं, रेट क्या होता है, आप वैसे भी कोई चीज़ बाजार से खरीदने जाए ना, तो आप उसका रेट चेक करते हैं, आप पूछते हैं जी चीनी का क्या रेट है, वो आपको कहता है जी वो 200 रुपये किलो है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 200 रुपीज़ पर केजी, ये आपको रेट बताया जा रहा होता है फी किलो, ठीक है, 200 रुपये फी किलो, यानी 1 किलो के 200 रुपये हैं, 200 रुपीज़ पर केजी। अब ये भी एक रेशियो है, ऊपर 200 है और नीचे 1 है, नीचे कुछ ना हो तो 1 ही होता है। ऊपर रुपीज हैं, 200 रुपीज हैं, और नीचे 1 केजी है, 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम का रेट 200 रुपए, ठीक है। अब ऊपर एक डिफरेंट क्वांटिटी है, नीचे एक डिफरेंट क्वांटिटी है, ऊपर रुपीज है, नीचे किलोग्राम है, दोनों सेम क्वांटिटीज नहीं है, तो यूनिट कैंसिल नहीं होगा, तो ये इसका यूनिट होगा रुपीज पर केजी। हम कहेंगे कि इस रेट, इस रेशियो का यूनिट है। तो जिस रेशियो का यूनिट हो उसको हम रेट बोलते हैं, ठीक है। तो रेट इसी तरह होते हैं, वो भी दो क्वांटिटीज होती हैं, दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप होता है, सारी सेम चीज होती है, सिर्फ क्या होता है कि उसका यूनिट होता है, यूनिट लेस नहीं होता। इसी तरह और भी बहुत सारे रेट्स होते हैं, जिस तरह दूध का रेट होता है 200 रुपये फी लीटर, इस तरह करके। अब ऊपर रुपीज है, नीचे लीटर आ गया, दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज हैं, तो ये रेट हो गया, ठीक है ना। रेट लफ्ज आप वैसे भी डेली लाइफ के अंदर
कितनी दफ़ा इस्तेमाल, डेली कितना आप इस्तेमाल करते हैं रेट को। तो रेट में और रेशो में ये फ़र्क है। रेशो जो है वो यूनिट लेस क्वांटिटी है, उसमें 2 क्वांटिटीज़ सेम यूनिट्स वाली हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? लेकिन रेट क्या है? रेट भी रेशियो है, 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप है, लेकिन वो क्वांटिटीज़ जो हैं उनका यूनिट सेम नहीं होता, सेम यूनिट्स वाली नहीं होती, डिफरेंट यूनिट्स वाली होती हैं। तो इसलिए रेट जो है उसका भी यूनिट होता है, वो यूनिट से फ्री नहीं होता। तो अब अगर कंपैरिज़न आपको लिखना पड़ जाए रेट पर और रेशो पर, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। रेट क्या है और रेशो क्या है? रेशो की डेफिनेशन लिखें, रेट की डेफिनेशन लिखें कि ये 2 क्वांटिटीज़ या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिज़न है। रेट भी 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिज़न है। दूसरा पॉइंट लिखें कि रेशो में जो क्वांटिटीज़ हैं वो दोनों सेम यूनिट्स वाली होनी चाहिए। रेट में जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं वो सेम यूनिट्स वाली नहीं होनी चाहिए। फिर इसी तरह रेशो जो है वो यूनिट लेस होगी, उसका कोई यूनिट नहीं आएगा। रेट यूनिट लेस नहीं होगा, उसका यूनिट होगा, वो नॉट फ्री फ्रॉम यूनिट होगा। और लिखते दोनों को सेम है, उसको भी एक्स ओवर वाई लिखते हैं, इसको भी एक्स ओवर वाई लिखते हैं। ये ए ओवर बी उसने लिख दिया, ऊपर वो एग्जाम्पल एक्स और वाई की ले रहा है, तो यहाँ पे एक्स ओवर वाई लिखना है। अगर यहाँ पे ए और बी सपोज करें ना, तो फिर ए ओवर बी यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। तो ये गलती हो जाती है, किताब वाले से टाइपो होते हैं इसमें। अब यहाँ पे वो रिप्रेजेंटेशन भी आपको बता रहा है कि रेट और रेशो को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देयर आर 3 वेज टू प्रेजेंट रेट एंड रेशो। रेट और रेशो को प्रेजेंट करने के, पेश करने के, लिखने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है फ्रैक्शन फॉर्म, बटे की फॉर्म के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर। रेट एंड रेशो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी इस फॉर्म के अंदर पी ओवर क्यू। जैसे मैंने ये लिखी है 5 केजी ओवर 4 केजी, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। एंड क्यू आर रियल नंबर, पी एंड क्यू आर रियल नंबर्स। पी और क्यू जो है वो रियल नंबर्स होने चाहिए, वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकते हैं, 0 1 2 3, माइनस वाले भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन वाले भी हो सकते हैं, उसमें रियल नंबर्स हो। और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये नीचे वाला नंबर कभी भी जीरो ना हो। ये जीरो होगा तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। ये आप कैलकुलेटर पे भी लिखे ना 5 ओवर जीरो, 5 डिवाइडेड बाई जीरो, 5 को जीरो पे तकसीम करें ना तो वो अनडिफाइंड देता है, कैलकुलेटर आपको मैथ एरर देगा। इसका मतलब है कि ये फंक्शन यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई इतनी खास लॉजिक नहीं है, इस पे आपने कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। सिंपल आप ये याद रखें कि नीचे वाला जो है ना डिनोमिनेटर, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा तरीका इनको प्रेजेंट करने का वो है डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म क्या है? इसमें रेट और रेशो को हम इशारिये के अंदर यानी डेसिमल के अंदर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये 1000 रुपीज़ और 2000 रुपीज़ की एक रेशो है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये रेशो है या रेट है, तो आप बताएंगे कि ये रेशो है। क्यों? आपको कैसे पता चला? इन यूनिट से, दोनों का यूनिट सेम है, ठीक है। तो सेम यूनिट्स के दरमियान ताल्लुक है, तो ये रेशो है। अगर यूनिट्स डिफरेंट होता, यहाँ पे रुपीज़ है और यहाँ पे कुछ और लिख देता, मैं लीटर लिख देता, किलोग्राम लिख देता, कोई और मैं यूनिट लिख देता, तो फिर आप बताते कि ये रेट है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। पहले वाला ऊपर लिखते हैं और सेकंड वाली क्वांटिटी नीचे। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये 3 ज़ीरो इस 3 ज़ीरो से कट जाएँगी, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर से कर लीजिएगा 0.5 आता है। अब पॉइंट के अंदर, इशारिये के अंदर जब हमने लिख दिया इस रेशियो को, तो ये डेसिमल फॉर्म है। रेट को भी इसी तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन की सेकंड फॉर्म आ गई। तीसरी फॉर्म है परसेंटेज फॉर्म। इसको हम परसेंटेज फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। रेशियो एंड रेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज परसेंटेज। कैसे? यही वो एग्जांपल ले रहा है। ये है जी रेशो फॉर्म, रेशो के अंदर हमने लिख दिया। ये है फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके ये 0.5 बनता है, ठीक है। ये इसकी डेसिमल फॉर्म बन गई। अब हमने इसको परसेंटेज में लेकर जाना है। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया ना, ये 1/2 आ गया। अब परसेंटेज जब आपने लिखनी होती है ना, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। उर्दू में इसको बोलते हैं फीसद। फीसद का मतलब है 100 में से, सद 100 को कहते हैं, 100 में से, इसका मतलब होता है 100 में से। परसेंट, सेंट कहते हैं 100 को, ठीक है। परसेंट यानी 100 में से। तो डिवाइडेड बाय 100 जो है ना, 1/100, इसको हम परसेंट लिख सकते हैं या परसेंट को 1/100 लिख सकते हैं। तो हम अपने पास से 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 100 से डिवाइड भी करते हैं। ये हमने इस तरह किया, 100 डिवाइडेड बाय 100। अब ये कट के आंसर तो यही रहेगा ना, आंसर तो 1/2 रहेगा, उस पे कोई फर्क नहीं है, 100 100 से कट जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें फायदा क्या होगा? इस 100 को हम इधर इस्तेमाल कर लेंगे और ये जो नीचे 100 है इसको हम परसेंट में तब्दील कर देंगे। तो ये वाला जो 100 है इसको हमने परसेंट लिख दिया और इन दोनों को हमने
सॉल्व कर लिया। 2 1 इज 2, 2 5 आर 10 और आगे 0 है 50, 2 50 आर 100, 50 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया 50, तो ये 50% बन गया। और ये आपने याद रखना है, उसने बताया हुआ है सिंस 1/100 इज इक्वल टू परसेंट, परसेंट जहाँ पे लिखा हो उसको आप 1/100 लिख सकते हैं, और अगर नीचे 100 हो तो उसको आप परसेंट लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने परसेंट से फ्रैक्शन में जाना हो तो डिवाइडेड बाय 100 लिख देना है। मैं आपको बोलूँ कि 40% है, इसको फ्रैक्शन में लिखें, 40 तो वहीं पे रहेगा, परसेंट को हटाकर आपने नीचे 100 लिख देना है। ठीक है, या मल्टीप्लाई बाय 1/100 लिखेंगे, फिर भी बात तो वही है ना। आप कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे 1/100 है और इधर नीचे 100 क्यों लिखा है। इसका मतलब ये है कि इधर 1/100 है तो 40 को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 40 ही रहेगा और नीचे 100 आ जाएगा, ये वही बात है। ठीक है ना, इसकी आपको समझ आ गई है क्लियर कि परसेंट को कैसे फ्रैक्शन लिखना है और फ्रैक्शन को कैसे परसेंट लिखना है। अब ये तीनों तरीके हमने पढ़ लिए, फ्रैक्शन फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, परसेंटेज फॉर्म, तीनों तरीके आपको आने चाहिए कि आपने रेशो को और रेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद है जी यूजेस ऑफ रेशो, रेशो के इस्तेमालात क्या हैं। रेशो एनालिसिस यूज्ड इन सप्लायर ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जो हम उधार पर चीज़ें देते हैं, सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, उसमें रेशो इस्तेमाल होती है। बैंक्स के अंदर इस्तेमाल होती है, फाइनेंशियल जो कारोबारी अदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस, उनके अंदर इस्तेमाल होती है, इन्वेस्टर इस्तेमाल करते हैं, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, एज अ टूल टू evaluate द फाइनेंशियल पोजीशन एंड द चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। अच्छा, ये किसी भी फर्म, फर्म का मतलब है कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन यानी उसकी माली हालत को चेक करने के लिए, या फिर उसकी जो परफॉर्मेंस यानी उसकी कारकर्दगी चेक करने के लिए हम रेशो इस्तेमाल करते हैं। बैंक्स के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट इस्तेमाल करती है। इसके बाद रेशो हम और भी जगह पर इस्तेमाल करते हैं, आल्सो यूज टू एग्जामिन ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, टेम्परेचर ऑफ द इंडिविजुअल विच हेल्प्स द डॉक्टर टू मेक हिज कंक्लूजन रिगार्डिंग द इलनेस। तो इसको ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, टेम्परेचर वगैरह चेक करने के लिए भी हम रेशो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ब्लड प्रेशर या पल्स रेट आप इस तरह चेक करते हैं, इतने पल्सेस पर सेकंड हैं, या टेम्परेचर जो है वो इतने डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सारी चीज़ें अब पल्स पर सेकंड जो है ये एक रेट है, तो रेट क्या है? रेट भी तो रेशियो है ना। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रेशियो को हम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑडिट रिक्वायरमेंट्स, यूटिलिटी टू गवर्नमेंट, यूटिलिटी टू एम्प्लॉयज़, यूटिलिटी टू शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, फॉर मैनी पर्पसेज़। रेशियो के बहुत सारे इस्तेमालात हैं, तो इनमें से 2-4 आप ज़हन में रख लीजिएगा। अगर आपको लिखने पड़ जाएँ कहीं पे तो आप बता सकें कि रेशियो के इस्तेमालात क्या हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। अब हम रेशो को अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो हम सीखते हैं कि रेशो को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। अच्छा, उसने एक रेशो आपको दी है 30:360। ये एक रेशो है और कहा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें, कन्वर्ट करें। तो पहले हम इसकी फ्रैक्शन बना लेते हैं, 30 को ऊपर रखेंगे और सेकंड वाला जो क्वांटिटी है उसको नीचे रखेंगे। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ये 0 इस 0 से कट जाएगी, ये 3 1 इज़ 3, 3 1 इज़ 3 और 3 2s आर 6, 1/12 ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी सादा तरीन फॉर्म, जिससे आगे ये मज़ीद डिवाइड ना हो सकता हो। अब यहाँ पर तो ये तक़सीम हो सकता था ना। अच्छा, इसको फ्रैक्शन में ना भी लिखे तो हम तक़सीम कर सकते हैं, ये ज़रूरी कोई नहीं। ये 30:60 इस तरह भी आप कर सकते हैं। आप क्या करें, आप इसको 2 पे डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 2 कर दें, इधर भी डिवाइडेड बाय 2 कर दें। लेकिन आपने ये ख़्याल रखना है कि जिससे डिवाइड करना है, फिर पूरी रेशियो को उसी से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 2 3s आर 6 और 0 30 आ गया। अब बन गया 15:30। लेकिन अभी भी ये सिंपलेस्ट नहीं है, क्योंकि ये दोनों किसी कॉमन नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं। देखिए ना, 30 और 60 जो है वो 2 पे भी तक़सीम हो सकते हैं दोनों, 3 पे भी दोनों तक़सीम हो सकते हैं, 5 पे भी दोनों तक़सीम हो सकते हैं, 10 पे भी दोनों तक़सीम हो सकते हैं। तो ये सिंपलेस्ट तो नहीं है ना। अब देखिए 15 और 30 ये 5 पे भी तक़सीम हो सकते हैं, 3 पे भी तक़सीम हो सकते हैं, तो सिंपलेस्ट नहीं है। तो इसलिए हम इसको मज़ीद कर लेते हैं, हम 5 पे कर लेते हैं तक़सीम, इसको भी 5 पे। 5 1 इज़ 5, 5 3s आर 15, ऊपर 3 आ गया रेशियो। 5 1 इज़ 5, 5 6 आर 30, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब देखें, अब ये मज़ीद हो सकते हैं, 3 और 6 दोनों 3 पे तक़सीम हो सकते हैं ना, तो ये भी सिंपलेस्ट नहीं है। इसको 3 पे करें, इसको भी 3 पे करें, सॉरी। मतलब आपने पूरी रेशो को जिस नंबर से एक को डिवाइड करना है, दूसरे को भी उसी से करना है। 3 1 इज़ 3, इधर 1 आ गया,
रेशियो, इधर 3 1 इज 3, 3 2s आर 6, 2 आ गया, 2 डिवाइडेड बाय 1 2 ही होता है। तो ये 1:2 इसका आंसर आ गया। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक नहीं कर दी, यहाँ पे 360 था, मैंने सिंपल 60 लिख दिया। चलें ठीक है, ये भी आपको एग्जांपल अब करनी आ गई। मतलब अगर ये क्वेश्चन आ जाए थी 30:60, तो ये भी आप इस तरह कर सकते हैं। तो इस वाले को भी 360 को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। आप सिंपल ले लें, 2 ले लें, 2 से डिवाइड कर दें, 5 से कर दें, फिर 6 से कर दें, जो आपको आसान लगता है करते जाएँ, करते जाएँ। एंड पे जब आपके पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी ना, मतलब जब दोनों किसी कॉमन नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकते, तो आप कहेंगे ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इसी तरह अब ये 1/12 जो इसकी बनी थी, वो भी सिंपलेस्ट थी। अब इससे आगे मज़ीद ये तक़सीम नहीं हो सकते। 1/12 या 1:12, इसको पहले लिखते हैं और इसको रेशियो लिखते हैं। तो आप इस तरह कर लें, ये तरीका ज़्यादा आसान है। इस तरह करके आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज कर लेना। अब मैंने 2 क्वेश्चंस आपको करवा दिए। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। वो कहता है कैश प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 स्टूडेंट्स इन रेशियो। अब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। वो कहता है कि 2 स्टूडेंट्स के दरमियान आपने कैश डिवाइड करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तकसीम करनी है, और किस रेशियो से 4:5, यानी एक स्टूडेंट को आपने 4 देने हैं तो दूसरे को 5 देने हैं। एक को 8 देने हैं तो दूसरे को आपने 10 देने हैं। ये रेशियो का मतलब है, ठीक है? और टोटल 900 रुपीज़ है। कैलकुलेट द अमाउंट दैट ईच स्टूडेंट रिसीव्ड। आप कैलकुलेट करें कि आप पहले स्टूडेंट को कितनी देंगे और दूसरे स्टूडेंट्स को कितनी देंगे। 2 स्टूडेंट्स हैं टोटल। 4:5 जो है ना, ये रेशियो है उस अमाउंट की। टोटल अमाउंट 900 रुपए आपने तकसीम करने हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट इज RS 900। 900 आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और रेशियो दी गई है 4:5 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या गिवन क्वेश्चन। लेट, वो कहता है सपोज हम कर लेते हैं रेशियो बिटवीन 2 स्टूडेंट्स x एंड y। हम फर्ज करते हैं, हम सपोज करते हैं कि एक स्टूडेंट x है और दूसरा y है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट x रेशियो स्टूडेंट y। अब टोटल सम ऑफ रेशियो, टोटल उनका जो शेयर है वो कितना बनता है 4+5, यानी एक स्टूडेंट को 4 और दूसरे को 5 मिलना है, तो टोटल हिस्सा जो है वो 9 हिस्से हैं। मतलब हमने उस पेमेंट के 9 हिस्से करने हैं, 4 हिस्से हमने पहले स्टूडेंट को देने हैं और 5 हिस्से दूसरे स्टूडेंट को देने हैं। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 4/5 है ना हमारी रेशो, तो हम क्या करेंगे, हम 900 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/9 से। 4/9 मतलब 9 में से 4 हिस्से हमने देने हैं, और कितनी अमाउंट के, 900 रुपए के 4/9 हिस्सा हमने देना है एक्स को। और इसी तरह 5/9 हिस्सा हमने देना है y को, किसका, 900 का। यानी 900 को आपने 4/9 से मल्टीप्लाई करना है x के लिए और 5/9 से मल्टीप्लाई करना है y के लिए। ठीक है, अब इसको तकसीम कर लें। 9 1 इज 9 और आगे 2 सिफरे हैं तो 100 आ गया। 4 को 100 से आप ज़रब दें तो ये 400 बनता है, 400 रेशियो। इसको तकसीम करें, 9 1 इज 9 और आगे 2 सिफरे हैं 100, तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 500। तो मतलब पहले स्टूडेंट को x को हमने 400 देना है और दूसरे स्टूडेंट y को हमने 500 देना है। तो ये हमारी जो रेशियो बनती है 4:5। तो उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये रेशियो का क्या मतलब है। ये जो तरीका बुक वाले ने किया है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं नहीं करवाता। आप ये कर लीजिएगा, ये भी कोई इशू नहीं है। मतलब एक्स और वाई की दोनों की अलग-अलग आपने रकम निकालनी है। एक्स के लिए क्या करना है, 4/9, एक्स की रेशियो है 4, पहला स्टूडेंट 4 डिवाइडेड बाय 9, यानी टोटल इससे 9 हैं, उनमें से 4 इसको मिलने हैं और किस चीज़ के, 900 रुपए के, उससे मल्टीप्लाई करना है। इसको आप हल करें तो 400 आता है। फिर इसी तरह y के आपने फाइंड करने हैं 5/9 इंटू 900, क्योंकि उसका शेयर कितना है, 5 है। और एक चीज़ और हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी कि सम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 1। वहाँ पे मैंने नहीं समझाया था ये पॉइंट, इसी वजह से, क्योंकि आपको समझ नहीं आना था। अब हम चेक करते हैं कि क्या वाकई फ्रैक्शनल पार्ट का सम जो है वो इक्वल टू 1 होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास क्या है, x का 4/9 है और y का 5/9 है। दोनों को ऐड करें, 9 एलसीएम आएगा। इधर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 9 एलसीएम आएगा, इसके नीचे 9 मौजूद है तो ऊपर 4 एज इट इज़ आ जाएगा। इसके नीचे भी 9 मौजूद है तो 5 ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा। 4 + 5 9, ऊपर भी 9 नीचे भी 9, 9 9 से कट के 1 आ गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट का सम, यानी उनको जमा करें तो हमेशा 1 रहेगा। ये वैसे चेक करने के लिए है कि हमारा क्वेश्चन जो है, हमने जो रेशियो निकाली है वो ठीक है या गलत है। ये क्वेश्चन के साथ आपने नहीं करना। तो कुछ स्टूडेंट्स ने इस तरह रट्टे लगाए होते हैं ना, कि एक एग्जाम्पल में आप 2 क्वेश्चन से समझाओ, तो पेपर में एक एग्जाम्पल आई होती है, ये एक क्वेश्चन आया होता है, वो दोनों लिख कर आ जाते हैं।
क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, क्वेश्चन को नहीं समझना, बस जो रट्टा लगाया हुआ है ना, जो याद किया हुआ है वो जाकर छापा लगा दो। तो इसलिए साथ-साथ समझते जाएँ, मैं आपका एक-एक पॉइंट क्लियर करके आगे चलूँगा। नेक्स्ट है जी एग्ज़ाम्पल नंबर 4। वो कहता है कि किसी फर्म का, किसी मखसूस फर्म का मैनेजर है और अर्निंग आरएस 200,000 पर मंथ, यानी वो एक महीने में 2 लाख रुपए कमा रहा है एज सैलरी, सैलरी के तौर पर। एंड इज पर मंथ स्पेंडिंग इज आरएस 190,000, 190,000 यानी 1,90,000 उसके अखराजात हैं, खर्च है, स्पेंडिंग है। वन ऑफ द असिस्टेंट्स ऑफ द सेम मैनेजर अर्निंग 40,000, उसका एक असिस्टेंट है उसी मैनेजर का जो 40,000 पर मंथ कमा रहा है। एंड हिज पर मंथ सेविंग आर एस 8,000, और उसकी जो एक महीने की सेविंग है वो है 8,000। एज रिगार्ड टू देयर इनकम हु इज सेविंग मोर, वो कहता है कि उनकी इनकम की रिस्पेक्ट से आप बताएं कि कौन ज्यादा बचा रहा है, कौन ज्यादा सेविंग कर रहा है। अब ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें आपने परसेंटेज निकालनी है, पहले की परसेंटेज निकाल लें, क्यों, ज़ाहिर बात है उसकी इनकम ज़्यादा है, उसकी सैलरी ज़्यादा है, उसके अखराजात भी ज़्यादा होंगे, तो उसको बचत भी ज़्यादा करनी चाहिए। और इसी तरह जो दूसरा है उसकी सैलरी कम है, उसके अखराजात भी कम है, तो उसको ऑटोमेटिकली उसकी बचत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको एनालिटिकली चेक कर लेते हैं। मैनेजर्स मंथली, मैनेजर जो है ना उसकी मंथली इनकम है 2 लाख, और मंथली उसके अखराजात हैं, स्पेंडिंग्स हैं, उसका एक्सपेंडिचर है वो 1,90,000 है। अब हमने सेविंग चेक करनी है, तो उसकी मंथली सेविंग कितनी होगी? 2 लाख वो कमाता है, उसमें से 1,90,000 माइनस कर दें, मतलब उसकी जो मंथली इनकम है उसमें से उसके अखराजात माइनस कर दें जो वो खर्च कर देता है, तो बाकी जो रकम बचती है ये उसकी सेविंग है। 10,000 उसकी सेविंग है, 2 लाख में से 1,90,000 निकाल दें। अब हम इनकम टू सेविंग की रेशो लेते हैं, रेशो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग है 10,000 और इनकम है 2 लाख। सेविंग टू इनकम रेशो, 10,000 को ऊपर रखें, 2 लाख पे डिवाइड करें, ये सिफरें तो 4 इससे कट जाएंगी, ठीक है। ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे 20 रह जाएगा, 1/20। इसको परसेंटेज में लेकर जाएं, इसको 100/100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब ये नीचे वाला 100 जो है इसको परसेंटेज लिख देंगे, ठीक है। और ये 20 एक बार 20, 20 5 बार 100, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5% ये आ गया। अब ये रेशो आ गई 5%, मतलब 5% उसकी सेविंग टू इनकम रेशो है। अब हम चेक कर लेते हैं उस मैनेजर के असिस्टेंट। मैनेजर का असिस्टेंट मंथली इनकम है उसकी 40,000, मंथली सेविंग वो कर रहा है। अब यहाँ पे हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका खर्च उसने बताया ही नहीं, उसने डायरेक्ट उसकी सेविंग बता दी कि 8,000 उसकी सेविंग है। तो हम उसकी सेविंग टू इनकम रेशो लेंगे, जैसे ऊपर हमने मैनेजर की ली है सेविंग टू इनकम, उसकी सेविंग हमने इसलिए निकाली है कि सेविंग उसने बताई नहीं थी क्वेश्चन में, उसने सिर्फ उसका खर्चा और इनकम बता दी। यहाँ पे उसने उसकी इनकम और उस जो असिस्टेंट है उसका सेविंग बता दी, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर बात है। अब हम रेशो लेंगे बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग पहले लिखेंगे जैसे हमने इधर लिखी थी, उसकी सेविंग 8,000 है और उसकी इनकम कितनी है, 40,000 है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 8,000 ऊपर रखें और 40,000 पे डिवाइड करें, 8,000 ऊपर आएगा और नीचे 40,000 है। ये 3 ज़ीरो इन 3 ज़ीरो से कट गई, ऊपर 8 है, नीचे 40 है। 8 1 इज़ 8, 8 5 आर 40, 1/5 आ गया। 1/5 को आप मल्टीप्लाई करें 100 से और डिवाइड भी करें 100 से, ठीक है। ये परसेंट साइन नहीं लगाना, पहले 100 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस 100 को आपने परसेंट लिख देना है और ये वाला 100 आपने इसको तकसीम कर देना। 5 1 इज़ 5, 5 20s आर 100, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 20%। तो अब मैनेजर जो है उसकी सेविंग इनकम रेशो वो है 5%, और जो उसका सबऑर्डिनेट है या उसका जो असिस्टेंट है उसकी जो सेविंग इनकम रेशो है वो है 20%। तो आप मुझे बताएं कि किसकी ज़्यादा है। अब ज़ाहिर बात है असिस्टेंट की ज़्यादा है, तो इसका मतलब है असिस्टेंट ज़्यादा बचत कर रहा है मैनेजर से। मैनेजर जितनी इनकम कमा रहा है उससे ज़्यादा अखराजात कर रहा है, ठीक है। मतलब उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है। ज़्यादा पार्ट अपनी इनकम का वो खर्च कर रहा है, लेकिन जो उसका असिस्टेंट है वो अपनी इनकम का ज़्यादा पार्ट खर्च नहीं कर रहा उस मैनेजर से। तो इस सेंस के अंदर आप बता सकते हैं कि जो हमारा असिस्टेंट है उस मैनेजर का वो ज़्यादा बचत कर रहा है, वो 20% उसकी रेशो आई है सेविंग टू इनकम रेशो, और जो मैनेजर है उसकी 5% आई है।
ये वर्ड रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है कि पहले उसने मैनेजर कहा है ना, तो पहली जो उसने रकम बताई है वो मैनेजर के लिए होगी और सेकंड नंबर पर उसने सबऑर्डिनेट या असिस्टेंट का नाम लिया है, तो सेकंड वाली जो परसेंटेज है वो असिस्टेंट के लिए होती है। रिस्पेक्टिवली का ये मतलब है बिल तरतीब, यानी जिस तरतीब से नाम लिखे हुए हैं उसी तरतीब से उनके आगे आंसर्स हैं। तो यहाँ पे हमारा रेशो वाला जो है ना टॉपिक वो कंप्लीट हो जाता है, विच शोज द मैनेजर्स सबऑर्डिनेट इज सेविंग मोर रिगार्डिंग हिज इनकम, मतलब जो उसके मैनेजर का असिस्टेंट है वो अपनी इनकम से ज़्यादा सेविंग कर रहा है। अच्छा जी, इससे रिलेटेड अब सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस होंगे, सेल्फ असेसमेंट के अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप उनको ट्राई कीजिएगा एज़ अ प्रैक्टिस, ताकि आपको इन चीज़ों की समझ आए। फिर नेक्स्ट जब चैप्टर एंड होगा ना, जब हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे तो उसके एंड पे मैं सारी सेल्फ असेसमेंट जो है ना वो आपको सॉल्व करवाऊँगा। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर देते हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इज़िली पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के सारे लेक्चर्स चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है 0305 7265 205। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस तरह के सारे जो लेक्चर्स हैं वो हमसे ले सकते हैं। ओके जी, उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।